हेलो एवरीवन। 28 फरवरी को बहुत सारी चीजें हुई और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन काफी वाइटल रहा। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा जिनके एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। और हम बहुत बड़े देश हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। मेजर करंट इवेंट को हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वन बाय वन। सबसे पहला करंट इवेंट जुड़ता है एक बहुत बड़े चेंज से। और ये चेंज क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कि 26 फरवरी को पीएम जीकेवाई के तहत डीबीटी हेतु सीबीडीसी आधारित डिजिटल फूड करेंसी पायलट इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ऑन 26 फरवरी 2026 द सीबीडीटी बेस्ड डिजिटल फूड currency pilot for DBT under PMGKY was launched in which UTs। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो यही जानना है कि भाई ये सब क्या है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को ही PMGKAY कहा जाता है। कोविड के दौरान ये शुरू हुआ था और इसमें ऐसा था कि कम दाम पर अनाज जो है वो गरीब लोगों को मुहैया कराए जा रहे थे। लेकिन अब इसमें समस्या ये आ रही थी कि लीकेज हो रहा था। जो भी फेयर प्राइस शॉप के ऑनर थे वो बाजार में जाकर उसको बेच दे रहे थे। कहीं कहीं पर पॉस मशीन की गड़बड़ी के कारण बेनिफिशियरीज को टाइम पे चीजें नहीं मिल पा रही थी। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसको बदलो और कुछ ऐसा करो जो इनोवेटिव भी हो, प्रैक्टिकल भी हो और ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो। इसी बात को अब ये कहा गया है सीबीडीसी। सीबीडीसी कैश बेनिफिट डायरेक्ट कैश है ये, इस तरह का है। इसमें क्या होगा कि हर एक मोबाइल पर, जैसे जो भी बेनिफिशियरीज है उसके मोबाइल पर एक डिजिटल करेंसी का क्यूआर कोड चला जाएगा और उस क्यूआर कोड से अब वो अपने लिए राशन खरीद पाएगा। राशन कहाँ से खरीदेगा? तो राशन उसी जगह से खरीदेगा जहाँ के लिए कोड इश्यू हुआ है। कोड दिखाएगा वो, वहाँ पे स्कैन होगा, जैसे हमारा पेटीएम वगैरह करते हैं यूपीआई स्कैन होता है, ठीक वैसे ही वो स्कैन होगा और उसके बाद बेनिफिशियरीज को प्रॉपर अनाज मिल जाएगा। ये जो स्कीम लॉन्च हुआ है ये पुडुचेरी में अभी पायलट प्रोजेक्ट पर लॉन्च हुआ है। आने वाले समय में इसके सक्सेस को देखा जाएगा। अगर ये ठीक रहा तो पूरे नेशन वाइड इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। पीएम जीकेवाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बहुत बड़ा स्कीम है। ये जो स्कीम है ये एग्जैक्टली लॉन्च हुआ था 2020 में, 2020 में जब कोविड था और उस समय केवल 5 साल के लिए ही लागू हुआ था 1 जनवरी 2024 को। लेकिन बाद में चलकर इसको बढ़ाया गया और अभी भी ये कंटिन्यू चल रहा है। 1 जनवरी 2024 को अगले 5 साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। और इसके जो लाभार्थी हैं, जो इंटाइटलमेंट दिया जाएगा, 5 केजी फ्री फूड ग्रेन उनको दिया जाएगा पर पर्सन पर मंथ। और अंत्योदय योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्डर वाले को मिलेगा। तो अभी जो अप्रोक्सीमेटली एक डेटा आता है वो कहता है कि 81 करोड़ बेनिफिशियरीज इसके हैं अभी। इतनी बड़ी स्कीम है जो माना जाता है दुनिया की सबसे बड़ी फूड डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है। और इसको जो रन करता है, ऑपरेट करता है, वो अपना पीडीएस है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। तो ये दोनों चीजें भी इसके साथ जुड़ती हैं, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। बाकी पुडुचेरी में ये शुरू हुआ है और जो शुरू हुआ वहाँ पे कुछ लोग उपस्थित थे, जिसमें मंत्री प्रहलाद जोशी जो है अपने सार्वजनिक खाद्य मंत्रालय के, वो भी उपस्थित थे। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कुंजिया कैलाश नाथन, ये भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो दोनों के उपस्थिति में ये हुआ है, नाम भी याद रख लेंगे। और एक खास बात ये है, ये जो पूरा स्कीम लॉन्च होगा वो आरबीआई के साथ में कैनरा बैंक इन्वॉल्व होगा और बाकी पब्लिक फंड मैनेजमेंट सर्विसेज जितनी भी होंगी वो इसको साथ में लेके आएंगी। तो जो बड़ा फैक्ट है वो है कि कैनरा बैंक विल पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम। इसको ध्यान में रखते हुए लेके चलना है। बाकी जो जैम है, जनधन आधार और मोबाइल ट्रेनिंग इसके साथ होगा। ओएनआरसी का भी सपोर्ट इसको मिलेगा। तो बाकी चीजें तो सेम रहेगी बट इसमें कैनरा बैंक वगैरह ऐड हो जाएंगी। क्यूआर कोड भेजा जाएगा, क्यूआर कोड को स्कैन करके बेनिफिशियरी के जो भी राशन होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगले करंट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत क्रूशियल है कि किस मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है। तो रिसेंटली रेल मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट विद द नेम 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक। एक साल में 52 वीक होते हैं, तो अगले साल तक
जो रेलवे है वो चाह रहा है कि अपने आप को पूरा ही ट्रांसफॉर्म कर दे, वेदर इट इज सर्विस डिलीवरी। सभी लोग जानते हैं कि जब रेलवे में टिकट कटाते हैं तो पता चला वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा है, टिकट कंफर्म नहीं होता है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए ही रेलवे अब एक पूरा होलिस्टिक रिफॉर्म ला रहा है, जिसको ये नाम दिया गया है 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक। अब इसको किसने लॉन्च किया, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, अश्वनी वैष्णव ही रेलवे के अभी मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो आने वाले समय में रेलवे के साथ जितनी भी प्रॉब्लम देख रही है उनको एक एक करके ये एलिमिनेट करेंगे 52 वीक्स में, और हो सकता है हमारे पास भी स्टैंडर्ड सर्विसेज दिखाई पड़े। और उसमें अब कितना टाइम लगता है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ये तो हो जाना चाहिए, लेकिन आगे देखते हैं हम लोग। अश्वनी वैष्णव ने इसको लॉन्च किया है और इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। रेलवे का जो क्लेम ट्रिब्यूनल्स है उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है, ताकि जो भी प्रोसेस है रिफंड के वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्रियान्वित होते चले जाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड इस पे काम किया जा रहा है। अगला है, हमें वही 52 रिफॉर्म में 52 वीक पे याद रखना है। भारत का पहला राज्य इनोवेशन मिशन, तो इंडिया फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन। तो हमारे इंडिया में तो अटल इनोवेशन मिशन पहले से चल रहा है, बट स्टेट में भी अब इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए एक अलग से काम शुरू किया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्वाइट ऑब्वियस है कि कौन सा स्टेट ने सबसे पहले जो है इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो हमारा एक छोटा सा स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, वहीं पर ये इनोवेशन मिशन अभी लॉन्च किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर। तो मंत्री साहब भी थे यहाँ पर और उनके साथ में मुख्यमंत्री भी यहाँ पर उपस्थित थे। त्रिपुरा ऐसा स्टेट है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बना रहा है, तो केवल एक देश है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और त्रिपुरा से होकर के हमारी कर्क रेखा भी गुजरती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ठीक है, अगरतला है, और त्रिपुरा अक्सर रहता है। हाँ, त्रिपुरा का एक लोकेशन है उदयपुर, शायद आप लोगों ने सुना होगा, उदयपुर। उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, त्रिपुरा वाला। उदयपुर ही वो प्लेस है जो माना जाता है कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक में लोकेटेड है। आते हैं अगले करेंट की तरफ, तो ये पूरा उसी का है। जितेंद्र सिंह वहां पे गए हुए थे और उन्होंने, जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे सीएम मानिक शाह, जो मानिक शाह थे, उनके साथ में इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भाई त्रिपुरा को आगे चलकर ग्रोथ इंजन बनाया जाए, इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, लोगों को जो है इंस्पायर किया जाए कि आने वाले समय में आप नई चीजों पर काम करना शुरू करें। इसके बाद आते हैं अगला, वर्ल्ड एनजीओ डेज। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो एनजीओ सरकार से बाहर की संस्थाएं होती हैं जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो अभी जो एनजीओज हैं वो बहुत ज्यादा फैल गए हैं, यू नो वेरी वेल। मशरूमिंग ऑफ एनजीओ इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। तो मशरूमिंग हो रहा है, ये कब ऑब्जर्व किया गया है, तो एनजीओ डे मनाया जाता है 27 फरवरी को हमेशा। और इसका जो इस बार का थीम था, रिस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन। तो यही इंक्लूजन रिस्टोरिंग वाला है। थीम वगैरह पूछे जाते हैं पीसीएस के, एसएससी के एग्जाम वगैरह में हमेशा ये सब दिखते हैं। तो ये याद रखना है कि 27 फरवरी को ये मनाया गया है और रिस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन इसका थीम था। और यहाँ पे सामाजिक कल्याण के विकास में ये सब योगदान देते हैं। ठीक है, और ये जो था एक सिविल अलायंस है, 2000 में स्थापित किया गया था सिविल अलायंस लाटविया में। उसी ने सबसे पहले हेलसिंकी में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था और 2014 में ऐसा इवेंट पहली बार कंडक्ट हुआ था एनजीओ के सेलिब्रेट करने के लिए। 27 फरवरी याद रखना है, वर्ल्ड एनजीओ डे। इसी तरह से रेयर डिजीजेस जो बहुत अलग तरह की डिजीजेस होती हैं, वो कब मनाया जाता है, तो रेयर डिजीजेस मनाए जाते हैं 28 फरवरी को, रेयर डिजीज डे। इसको भी याद रख लेंगे, एक नया डेट है जो आमतौर पे किताबों में नहीं मिलता है। रेयर डिजीज डे 28 फरवरी को मनाया गया और ये इसका 19वां संस्करण था। 19वां संस्करण था और 19वां संस्करण था, ठीक है, 19वां। और इसका थीम था मोर देन यू कैन इमेजिन, अ रियलिटी बिहाइंड रेयर डिजीजेस। जैसे कोविड-19 वगैरह रेयर डिजीज ही था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो
जान भी दिए और कुल मिला के नुकसान भी बहुत हुआ। तो ये 28 फरवरी को बनाया गया। आते हैं आगे कि अगला क्या है। तो अगला है, हाँ, सिक्किम के एयरपोर्ट का नाम बदला है। सिक्किम का जो एयरपोर्ट है उसका नाम पोक्योंग पाक्योंग एयरपोर्ट था। पाक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम का एक एयरपोर्ट है और इसी को अब नाम दे दिया गया है त्रिलोचन पोखरेल। त्रिलोचन पोखरेल इंपोर्टेंट है, इवन यूपीएससी ने भी पूछ लिया था एक बार एयरपोर्ट के नाम। तो यूपीएससी जब पूछ रहा है तो स्टेट या फिर बाकी के एग्जाम में तो ये आना ही है, त्रिलोचन पोखरेल। त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट कहाँ है, कैसे है, तो इसको देख लेते हैं कि त्रिलोचन पोखरेल, तो पाक्योंग एयरपोर्ट जिसको कि मोदी जी ने ही उद्घाटन किया था, तो अब इसको नाम दिया जाएगा त्रिलोचन पोखरेल। और त्रिलोचन पोखरेल जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के सत्याग्रह से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और इन्होंने सिक्किम में बहुत ज्यादा काम किया, इंडिपेंडेंस के लिए एक्टिव रहे, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया इस नाम से। ठीक है, और बाकी सिक्किम का जो कैपिटल है गंगटोक, वहीं पर ये लोकेटेड है, उसी में ये है लोकेटेड। अब रेखा गुप्ता ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है। अभी रेखा गुप्ता ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जो जन सुनवाई पोर्टल है। और ये जो जन सुनवाई पोर्टल है, जन सुनवाई पोर्टल, सीएम जन सुनवाई पोर्टल, तो सीएम जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है और साथ में मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस ग्रीवांस रिड्रेसल है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इस पर ध्यान रखेंगे कि इन विच स्टेट सच अ पोर्टल फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल। ग्रीवांस क्या होते हैं, तो ग्रीवांस का मतलब हुआ नागरिकों की व्यथा। मान लो पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, स्कूल में टीचर नहीं आ रहे हैं, बेनिफिशियरीज को अनाज नहीं मिल रहा है, तो दीज आर द ग्रीवांसेस फेस्ड बाय द कॉमन मैन। तो कॉमन मैन जब इसको फेस करते हैं तो उनको उपाय ही नहीं रहता है कहाँ क्या बताएं, तो इसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन भी लॉन्च किया है जो 1902 है, 1902 है, ऑफलाइन सबमिशन भी है, यूनिक आईडी, एसएमएस अपडेट, सारा कुछ होगा, अधिकारी भी होंगे, सुनवाई डिजिटल, जवाबदेही वगैरह सब होगा इसमें। तो कुल मिला के इन्होंने एक स्टेप लिया है फॉर गुड गवर्नेंस। तो जहां भी गुड गवर्नेंस की बात आए ये वाला आप ध्यान में रख सकते हो, सीएम जन सुनवाई पोर्टल। और एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट की, एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। तो अभी इसको अपग्रेड किया गया। अपग्रेड क्यों किया गया, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अभी बहुत अच्छा आया है। पिछले कुछ सालों में इसने लगातार जो है वो प्रॉफिट गेन किया है। तो ज्यादा प्रॉफिट गेन करने वाली जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होती है उनको गवर्नमेंट क्या करती है, तो उनको गवर्नमेंट थोड़ा सा और ऑटोनॉमी देती है ताकि वो अपने कारोबार को बढ़ा पाए। तो इसको अब शेड्यूल ए में कर दिया गया है, इन दैट वे अब ये ज्यादा डिसीजंस ले पाएगा। जो एनएसआईसी है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल स्किल कॉरपोरेशन, ये जो था ये ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट दिल्ली में लोकेटेड है और 1955 में ही ये बन गया था। एक मिनी रत्न कंपनी है और मिनी रत्न का मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसके बहुत सारे प्रिविलेज इसको मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसी का है ऑटोनॉमी वगैरह ज्यादा हो जाएगी, एक्सेलेंट रेटिंग इसको मिला है और एक्सेलेंट रेटिंग के कारण अब इसको ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी। कहाँ पे इसको नए प्लांट लगाने हैं, किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करनी है, ये सब सारी चीजें अब एनएसआईसी को मिलने लगेगी। 2026 में ही एआई मिशन ने एआई एडवांस डिजिटल सहयोग, भारत ने किस देश के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट मतलब आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जो एआई मिशन को और ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। तो देखो एआई समिट जो दिल्ली में हो रहा था उसमें स्वीडन के बहुत सारे लोग आए और स्वीडन की गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने ये अग्रीमेंट किया है और अग्रीमेंट के बाद ये होगा कि दोनों देश मिलकर के एक दूसरे के सहयोग के ऊपर विचार करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का मतलब होता है सोचना समझना कि आगे कैसे इसको और बेहतर बनाया जाए। तो यही पूरा हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा न्यूज है, गवर्नमेंट के पोर्टल पर है ये न्यूज। तो थ्रू सीटेक फ्रेमवर्क आएगा। सीटेक फ्रेमवर्क का मतलब सीटेक भी याद रख लेंगे, स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। तो स्वीडन इंडिया आर्टिफिशियल कॉरिडोर बनने जा रहा है और ये कॉरिडोर
बनेगा और इस पर जो अ, जो इंटेंट का है वो साइन हो चुका है, आशय पत्र साइन हो चुका है। अगला लेते हैं, वही है साइंड एसओआई, आशय पत्र साइन हुआ है और इसी से आगे बात चलेगी। चलो आते हैं, एनडीएमसी आर&डी सेंटर ने स्वदेशी माइनिंग तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ एमओयू किया है। तो देखो एनडीएमसी को पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कौन है इसमें। इसका आंसर वैसे आईआईटी हैदराबाद है और एनडीएमसी के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद के साथ इसने क्या करा है। तो एनडीएमसी एनडीएमसी जो है वो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो आयरन ओर प्रोड्यूस करती है। टाटा नहीं है या फिर और सेल गेल नहीं है, बल्कि यही एनडीएमसी है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1958 में आई और ये मूल रूप से जो है वो आयरन ओर के माइनिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन बाकी के काम जैसे आयरन ओर के साथ में ये डायमंड का माइनिंग जो हमारे पन्ना से होता है वहां पर भी है, कॉपर्स के काम में भी है, रॉक फॉस्फेट और लाइमस्टोन में भी ये काम करती है। इसमें 72% स्टेक गवर्नमेंट का है, मतलब गवर्नमेंट की इसकी ऑनर है और कुल मिला के इसकी जो भी रेवेन्यू होती है वो गवर्नमेंट के पास ही जाती है। तो अभी जो हस्ताक्षर हुए हैं उसमें एनडीएमसी के चेयरमैन हैं संजीव शाही और आईआईटी हैदराबाद के जो चेयरपर्सन थे यहाँ के वो नरहरि शास्त्री उपस्थित थे और उन्हीं के साथ मिलकर ये अग्रीमेंट हुआ है। तकनीकें बदली जाएंगी, कैसे आयरन और अच्छे तरीके से निकाला जाए ताकि पॉल्यूशन कम हो, वेस्टेज कम हो और कुल मिलाकर प्रॉफिट जो है वो ज्यादा बढ़ाया जाए। तो नेट जीरो 2070 जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि एमिशन वगैरह कम हो जाए, उसकी दिशा में किया गया ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा पहल है। आते हैं नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, संस्कृति और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अब देखो संस्कृति और रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो संस्कृति जैसे मान लेते हैं हम टूरिज्म है, जैसे मान लेते हैं विलेज टूरिज्म है, तो इस तरह के टूरिज्म को, या फिर हमारे यहाँ बहुत पर्व त्योहार होते हैं, विदेशी आते हैं उनको देखने के लिए, तो जब इनको अच्छे तरीके से बाहर प्रमोट करेंगे तभी तो वो आएंगे। तो इस तरह की चीजों को करने के लिए स्पेशलाइज्ड बॉडी चाहिए जो इस काम में निपुण है। तो ऐसा ही हुआ है, अभी इन्होंने फिक्की के साथ अग्रीमेंट किया है, फिक्की के साथ कि आगे चलकर हमको आप अपना एक टेक्निकल सपोर्ट देंगे और उसी के बेस पर ये पूरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है और फिक्की को कहा जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एफसीसी के साथ, हाँ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो इसी के साथ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज ये पूरा नाम है और इसी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। आगे चलकर जो भी व्यापारी वर्ग है वो संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग देंगे, अपने जो आ, उनके जो स्किल्स हैं, लाइक प्रमोशन के स्किल्स हैं, मार्केटिंग के स्किल्स हैं, उससे इंडिया के आर्ट को, क्राफ्ट को, कल्चर को, फेयर को, ट्रेड को वो प्रमोट करेंगे। तो इस तरह से ये चीजें आगे आएंगी, इन फ्यूचर हम देखेंगे तो इन क्षेत्र में भी निवेश आ सकता है। अब आओ चलते हैं, एक और है कि यूआईडीएआई जो अपना आधार वाली बॉडी है उसी का नाम है यूआईडीएआई। तो यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अभी आधार केंद्र, जो भी आधार केंद्र होते हैं वहां तक जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गूगल के साथ और गूगल मैप पर जितने भी आधार केंद्र होंगे उनको ये प्री लोकेट कर देंगे, पहले से ही बता देंगे, तो जो भी चाहते हैं बनवाना अपना आधार उनको आसानी से मिल जाएगा। तो एक और न्यूज है, ठीक है, पार्किंग वगैरह सारे कुछ वहां पे दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं, एक आया है ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट, दिमाग किसका कितना तेज है, और इसको मेंटल हेल्थ क्यूटोंट कहते हैं। तो MHQ स्कोर है, बुद्धि का स्कोर है, दिमाग कितना शांत है, कितना काम कर रहा है, उसी का रिपोर्ट आया है। और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है इसको सैपियल लैब कहा जाता है। सैपियल लैब का नाम ध्यान रखना है कि कौन सा MHQ स्कोर इश्यू करता है। MHQ स्कोर में इंडिया का क्या रैंक आया है 1800 से 64 के बीच का। तो हमारा रैंक बहुत अच्छा नहीं आया है, ये बताया गया है कि हमारा जो रैंक है वो
33 है, MHQ 33 है, ग्लोबल माइंड हेल्थ इंडेक्स में ये बहुत वीवीआई है। तो इसके अनुसार हम लोग जो है वो बुद्धिहीन है। 18 से 34 में 84 देशों में भारत 60वें स्थान पर है। तो ये बहुत खराब स्थिति को बता रहा है। और हमारे जो युवा वर्ग है, अगर देखो आप तो 33 वाले में कहा जा रहा है, तो हमारे युवा वर्ग जो है मैनेज कर रहे हैं, सक्सेसफुल में नहीं जा रहे हैं। इसी तरह से माइंड बॉडी को मिला के काम चल रहा है। कुल मिला के हम लोग मैनेजिंग कैटेगरी में जा रहे हैं। और ये जो है वो बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करता है अपने साथ, जैसे मूड है, सोशल सेल्फ, ड्राइव, कॉग्निशन, एटाबिलिटी, माइंड ब्लड कनेक्शन। उसके आधार पर हम कहीं 33 मतलब एंडोरिंग किसी तरह जिंदा है इस श्रेणी में आ रहे हैं। एंडोरिंग है, किसी तरह से चल रहा है, वही है इंडिया का यूथ सोच रहा है। तो 33 रैंकिंग है, ये ध्यान रखना है। और ओवरऑल इंडिया का 60वां स्थान है। बाकी की रैंकिंग और अलग अलग है। घाना फर्स्ट कर रहा है। घाना एक्चुअली बहुत प्रॉस्पर कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है। नाइजीरिया सेकेंड पे है, केन्या थर्ड। तो टॉप युवा के लिए है, ये तो अलग है। चलो आते हैं इसमें। अगला अपना बस याद रखना है, बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कुल मिलाकर उनमें बाइसनेस दिखता है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बड़ा अजीब सा न्यूज आया। इसका जो चेयरपर्सन था उस पर एलिगेशन लग गया, और वो भी एलिगेशन लगा दिए कि भाई ये सेक्सुअल रिलेशन किसी और के साथ रखा है, इसीलिए इसको हटाओ। तो इस एलिगेशन के आरोप में जो इसका पुराना चेयरपर्सन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का था वो रिजाइन करता है, और नया जो है वो पोस्ट को गेन करता है, पोस्ट पर आ रहा है। तो ये जो ब्रेंडे है, बॉर्जे ब्रेंडे, ये अभी रिजाइन कर रहे हैं, पुराने वाले हैं। और नया वाला जो आ रहा है एलोइस जुंगी, एलोइस जुंगी अब नए जो हैं वो चेयरपर्सन होंगे WEF के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक तरह का एक ऐसा मंच है, यही है एलोइस जुंगी। और इधर वाला अपना है वो पुराना ब्रेंडे। तो ब्रेंडे अब नहीं रहेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरपर्सन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनेवा में लोकेटेड है, और ये जो है वो इकोनॉमी के टर्म्स में लोगों में पार्टिसिपेशन प्रमोट करता है कंट्री वाइड, और बहुत सारी रिपोर्ट भी ये इश्यू करता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। बिजनेस सिविल सोसाइटी के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, बट ये आदमी करप्ट निकला और इसको हटा दिया गया, ब्रेंडे। ठीक है। अब इसी तरह से एक और न्यूज आया ब्रेंडे, तो एलोइस जुंगी नियुक्त हुए हैं और इसको हटा दिया गया है। तो एलोइस जुंगी याद रखना है। अभी एक और न्यूज आया, ये रिलेटेड है RBL और बंधन बैंक में। तो SBI MF जो SBI की म्यूचुअल फंड जो SBI की सब्सिडियरी है, इसने तय किया कि हम अब इस बैंक में भी इन्वेस्ट करेंगे और इनसे कुछ पैसा निकालेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है निकाल लो। अभी इनको 9.99 का एक बेनिफिट दिया जा रहा है। SBI इसमें 9.99% जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है, स्टेक अधिग्रहण कर सकती है, और एक साल में इसको पूरा करना होगा। नेक्स्ट है फेसबुक और रिलायंस, जो रिलायंस इंडस्ट्री है RIL, उसी का इनोवेटिव वाला एक लिमिटेड है। तो रिलायंस के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, ये ध्यान रखना है, फेसबुक ओवरसीज के बीच में। और इसमें कितना परसेंट शेयर फेसबुक लेगा, तो ये 30% के आसपास शेयर रिलायंस इंडस्ट्री का खरीदेगा, जिसमें रिलायंस का जो ये इंटेलिजेंस सर्विस है उसमें फेसबुक पार्टिसिपेट करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि उसको फायदा मिलेगा, इंडिया में लिस्टिंग वगैरह हो सकता है, AI सिस्टम इकोसिस्टम मजबूत करेगा। लास्ट आते हैं छत्तीसगढ़ का बजट कितना है। तो सबसे स्टेट वाला है छत्तीसगढ़, यू नो वेरी वेल, छत्तीसगढ़ लैंडलॉक स्टेट, कैपिटल बिलासपुर। और इसका जो बजट आया है वो बजट आया है 1,72,000 करोड़, 1,72,000 का बजट है, 72,000 करोड़ का, जो से ज्यादा है। और बजट का थीम संकल्प रखा गया है, और बाकी चीजों में इनका बजट दिखता है। तो इस तरह से 28 फरवरी में ये सारे मेजर इवेंट्स थे जिसको हम लोगों ने कलेक्ट किया। MHQ रैंकिंग खासकर देखने हैं यहाँ पे, और बाकी की जो चीजें हो रही हैं उन पर भी ध्यान रखना है, जैसे हवाई अड्डे का नाम बदल गया है त्रिपुरा वाला। तो ये सब मेजर फैक्ट है, इनको कलेक्ट करिए। साथ में नोट्स भी शेयर किए जा रहे हैं, ग्रुप पर नोट अवेलेबल है। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और इस पर और इस तरह की वीडियो लेकर के चलते रहे हम लोग।
तो इस तरह से हम लोग करेंट अफेयर को डेली मैनर में कवर करेंगे। इन फ्यूचर आपको मंथली और वीकली करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे ताकि एग्जाम में किसी तरह का कोई क्वेश्चन नया ना लगे। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।